नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। राहुल गांधी को सदन में जब मौका मिला बतौर नेता प्रतिपक्ष एलपीजी का संकट, आम लोगों की बात करने की, बात रखने का, तो उन्होंने उस मुद्दे को एप्स्टीन तरफ मोड़ दिया और स्पीकर ने उन्हें चुप करा दिया। सवाल ये कि नेता प्रतिपक्ष सदन के बाहर खूब शोर मचाते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता, और जब समय मिलता है तो वह आम आदमी के मुद्दे नहीं, देश हित के मुद्दे नहीं, बल्कि इस तरह की बातें करते हैं। इसे ही लेकर सरकार गिरने की कोशिश कर रही है। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राहुल के आरोप और सरकार के जवाब। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय कराती हूँ। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक भी हमारे साथ हैं जयदीप कर्णिक जी। बहुत स्वागत आप तमाम मेहमानों का। प्रियंका गांधी खड़ी हुई और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इकलौता व्यक्ति था जो 12 साल में इनके आगे नहीं झुका, मतलब सरकार के आगे नहीं झुका। तो क्या समझें कि बाकी विपक्षी नेता सब झुक गए क्या? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और बड़े अच्छे सवाल के साथ एक बड़ा अच्छा मैं एक फैक्ट भी दे दूं कि इस जो वैश्विक परिस्थितियों में जिस तरह से कांग्रेस परेशान है, उसका सबसे बड़ा नमूना ये था कि प्रियंका गांधी जी उसके पार्लियामेंट सेशन के एक आध दिन पहले ही शिमला से छुट्टी मना के अपने बंगले से, आलीशान बंगले से छुट्टी मना के लौटी थी, जिस बंगले पे भी बहुत सारे विवाद हैं। तो उसके बाद आते ही उन्होंने ये बयान दिया कि एक इकलौता वीर आदमी, राणा सांगा और पता नहीं क्या क्या जो भी उन्हें लग रहा होगा, वो इकलौते सिर्फ राहुल गांधी जी ही हैं और कोई नहीं है। इसका क्या मतलब क्या हुआ? वो कहना क्या चाहती थी? यही मैं पूछ रही हूँ कि मतलब ऐसा था कि ऐसा तो नहीं INDI गठबंधन के सारे लोग झुक गए, सिर्फ एक इकलौते राहुल जी रह गए जो नहीं झुके? नहीं, राहुल गांधी जी के साथ समस्या ये है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी भी, हम आप कोई भी, एक गलती करते हैं, समझते कोशिश करते हैं, दूसरी गलती करते हैं। राहुल गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो 100 बार गलतियां करने के बाद भी नहीं समझेंगे। वो ये सोचते हैं कि मैं सही कर रहा हूं, बाकी लोग समझें कि मैं सही हूं। तो वही उनके साथ समस्या है। शायद प्रियंका जी यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो समझने को तैयार नहीं है, अब आप ही उनको सही मान लो। और एक चीज ये है कि विपक्ष को इसमें, जो इंडिया गठबंधन की जो हालत है आज की तारीख में, उसमें कोई राहुल गांधी जी को नेता मानने को तैयार नहीं है। जो प्रियंका गांधी जी उनको खुद नेता बनाने में जिस तरह से लगी हुई हैं, वो मुझे नहीं लगता ये कोई सिरे चढ़ने वाला है। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी ने पूरे विपक्ष की जो पोजीशनिंग को ऐसा डाइल्यूट कर दिया कि वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सरकारें इसी वजह से निरंकुश भी हो गई हैं। अवधेश सर, असम में नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर और आपके जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, चिट्ठी लिखी जा रही है। उसके बावजूद भी आप बता रहे हो कि 12 साल में मेरा भाई झुका नहीं। अमित शाह ने एक एक बात रखी थी। अमित शाह का पूरा स्टेटमेंट और शशि थरूर को लेकर जो उन्होंने बातों कही, मैं चाहूंगी उसका थोड़ा सा वो आप विश्लेषण कर दें। और दूसरा ये कि अपना मामला पूरा बिखरा हुआ है, बड़े वरिष्ठ नेता लड़ रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप ये बता रहे हैं कि वो झुके नहीं, वो बड़े नहीं। कैसे देखें ये सारे स्टेटमेंट्स? देखिए, जब नेतृत्व और पार्टी पूरी तरह नीति, रणनीति और उस पर दिशाहीन, दिशा भ्रम का शिकार होती है, तो वो ऐसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन उसमें हमारे देश का दुर्भाग्य यह है, इस समय ये संपूर्ण विपक्ष पर लागू होता है कि आप अपने वोट के लिए, राजनीति के लिए, संसद का, संवैधानिक पदों का, और यहां तक कि जो युद्ध विदेश में चल रहा है उसका इतनी क्रूरता से, इतनी बेरहमी से दुरुपयोग करते हैं कि देश में किसी प्रकार से उथल पुथल पैदा हो जाए, और आप भारत के आंतरिक स्थिति को पाकिस्तान के जैसी अवस्था में पहुंचाने की पूरी आपकी कोशिश है। पाकिस्तान में जैसे लोग खड़ा होकर विरोध कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, वैसे ही आप लोगों को भड़का रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अभी कहा गया कि पहले भी आया है, ये बात ठीक है, आया है, लेकिन पहले जब आया है तो उस समय जो बातें कही गई है और आज जो बातें कही गई है, उनका भी रिकॉर्ड देखने की जरूरत है। वो जो 87 का तो हम लोगों को पता है, उस समय ताकत थी, और उस समय लोगों को बोलना पड़ता था कि भाई हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि 10+2+3 थी। 10 दमकिप्पा को था, 2 बीजेपी को था, और 3 सीट जो है वो 10 जो है टीडीपी को, तेलुगु देशम को था, 2 बीजेपी को था, 3 दलित
मजदूर किसान पार्टी जो चरण सिंह की थी, तो 15 विपक्ष वाले को समस्या पैदा हो रही थी कि लोग एकदम करते थे, तो इन लोगों ने कहा कि चलो हम यही ले आते हैं, बोलने नहीं देते हैं। इस समय पूरा का पूरा जो कोशिश है कि आप सोचिए कि आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं लेकर के, और फिर आप चुनाव आयोग के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। और कांग्रेस की तो अपनी समस्या है, कांग्रेस में छटपटाहट हो गई कि हम तो बेकार ये ले आए यार, ये तो हमारा काम था, राहुल जी ने इतनी मेहनत की है, राहुल गांधी ने इसके लिए जो है प्रेजेंटेशन दिया है, यात्राएं की है देश भर में, और ये हमारे हाथ से मुद्दा निकल गया, हमको क्या करना चाहिए। तो इस समय तो ये भी लड़ाई आपस में होगी कि ममता बनर्जी ने कैसे ले लिया, और ममता बनर्जी ने कहा कि भाई हम ये ला रहे हैं, इस पर सपोर्ट करो तो हम उस पर करेंगे। तो इस प्रकार की जो गिरी हुई घटिया राजनीति है वो देश को कहां ले जाएगी, ये सोचिए। इसमें राहुल गांधी पराजित हो जाए, अब प्रियंका वाड्रा बोलेंगे तो भाई के लिए तो बोलेंगे ही ना भाई। 4500 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की देश में, और पद यात्रा कर दी है, कोई ऐसा भी नहीं कि गाड़ी से यात्रा की है, लगातार जगह जगह जा रहे हैं। अब वो अलग बात है कि वोट लोग देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो उनको समझ नहीं। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस लंबे समय से नीति, रणनीति, नेतृत्व तीनों के स्तर पर दिशा भ्रम का शिकार रही है। कांग्रेस में एक परिवार पर निर्भरता, भले वो परिवार कुछ भी कहे, लेकिन उस परिवार की सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य हैं, अगर पिछले 2.5 सालों में 4 लेख लिखती हैं, और चारों लेख का भारत से कोई लेना देना नहीं होता है, चारों लेख में केवल यह निशाना होता है कि अगर हम जो है हमस का पक्ष ले लेंगे, ईरान का पक्ष ले लेंगे, तो हमारे यहाँ का मुस्लिम वोट हमको मिल जाएगा, और फिर इसी प्रकार से आप निशाना बनाएंगे। अब देखिए उसके परिणाम क्या है, पूछ रही। परिणाम ये आया है कि राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, और जैसे ही उन्होंने बोला एपस्टीन, अध्यक्ष ने कहा नो नो, कहा अखिलेश जी आप बोलिए। अब पहले की तरह नहीं छूट मिलने वाली है, कहा कि नहीं, सदन नियम से चलेगा, प्रधानमंत्री को भी अगर कुछ अपनी बात बीच में रखनी है तो उसके लिए भी नोटिस देनी पड़ा। आप जिस विषय पर आपका नोटिस है उसी विषय पर बोलेंगे। तो अब देखिए संसद में वो दिखने लगा है, और मुझे लगता है कि ये डिसिप्लिन करना पड़ेगा, दिखाना ही चाहिए। आप देश को कहां ले जा रहे हैं। और आपकी पार्टी देखिए, मैं तो दोनों तरफ से चिंतित हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर नॉर्थ ईस्ट में सारे कांग्रेस के लोग ही आ जाएंगे तो उसमें भाजपा के लोग कहां बचेंगे। 4 मुख्यमंत्री हैं, चारों पूर्व कांग्रेसी हैं। वहां जो तोड़ के ला रहे हैं, अपना कुछ नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। तोड़ के अगर ला रहे हैं, उतने लोगों को टिकट देंगे तो भाजपा के लोग कहां जाएंगे असम में, वो भी समस्या है। लेकिन इनकी तो सोचनी चाहिए ना कि आप जो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। प्रियंका जी जाके मीटिंग कर रही है, प्रियंका जी को आपने पूरा प्रभार बनाया है वहां, और वहां से आपकी पार्टी टूट रही है। यहां समस्या हो रही है कि शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर को जो पत्र सार्वजनिक करते हैं लिख करके, उस पत्र को देखा जाए कि भाई हमारा दायित्व इस समय क्या है भारत का। अगर भारत का पक्ष कहीं दुनिया में रखना है तो हमने जीवन कैसे जिया है। अब यहां तो क्या है कि कभी भी बैलेंस बात कोई बोलेगा तो उसको पार्टी का समर्थक देशद्रोही, पार्टी के विरोधी चले गए, पार्टी के समर्थक चले गए। अब पार्टी को राहुल गांधी जी और उनके रणनीतिकार बिल्कुल एक माओइस्ट पार्टी में परिणत कर दें कि माओवादियों की तरह हम हिंसा, वैसी हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन भाषा माओवादियों की, उथल पुथल माओवादियों की, और देश में जो एक मुस्लिम जनमत है उसको भड़का करके हम कुछ देश में करना चाहते हैं। इसीलिए तो मेरा बार बार सवाल हो जाता है कि आज ही अमर उजाला का ही इस समय अगर आप अपना वेबसाइट खोलिए तो पहली खबर क्या है? पहली खबर है कि ईरान ने केवल सऊदी अरब के उस अमेरिकी अड्डों पर हमला नहीं किया है, वहां के मुख्य हवाई अड्डे पर हमला किया है और उसको जलाने की कोशिश की है। तो ये जो है, तो ईरान जो इस समय कर रहा है उस पर आपका आगे का डिबेट है, मैं उसमें बोलूंगा। क्या वो भारत इस समय ईरान के पक्ष में खड़ा होकर के, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त संयुक्त अरब अमीरात है, सबसे ज्यादा भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में है, उसके बाद सऊदी अरब में है, उसके बाद कुवैत में है, उसके बाद ओमान में है, उससे कम कतर में, और सबसे कम ईरान में है। कैसे खड़े हो जाए? तो हम इसके साथ खड़े हो जाए, सबको दुश्मन बना लें, इजराइल को, अमेरिका को दुश्मन बना लें। तो अब कांग्रेस की रणनीति, लेकिन दुर्भाग्य यह होगा, एक लास्ट में अंतिम बताओ, देखिए कई बार विनोद जी वो माइकल लिंगदोह वाला मोदी जी का कहते हैं। जेम्स माइकल लिंगदोह जब 2002 के दंगों के बाद गए थे, उनको चुनाव कराना था गुजरात में, वहां जिस ढंग से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिस ढंग से ब्यूरोक्रेट्स को बंच ऑफ जोकर तक डांट दिया था, और वहां का चुनाव कहा था कि मैं चुनाव यहां नहीं कराऊंगा, और करा दिया था चुनाव जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर 90% चुनाव कराने की स्थिति में नहीं थी, और गुजरात में थोड़ी समस्या कहीं थी तो 10% थी, वो चुनाव हुआ। मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि ऐसा क्यों किया, तो उस समय बात ये सरकार थी,
डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का स्टेटमेंट आया कि इस प्रकार का वक्तव्य अनकॉल्ड फॉर है, कभी भी संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध हमको वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और केंद्र सरकार ने जानते हुए भी कि लिंगदोह ने बिल्कुल गलत किया है, चुनाव की पूरी परिस्थिति है, कराई जा सकती है, कभी भी चुनाव आयोग को उस रूप में निशाना बनाए नहीं किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय इतने गैर जिम्मेवार लोग हैं, सोचते नहीं कि हम देश को कहां ले जा रहे हैं। ठीक है, रामकृपाल सर, आपका नंबर आ गया। अध्यक्ष के खिलाफ, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाना कोई नई बात नहीं है। एक सवाल उठता है कि जो आरोप लगाने वाला है, जो आप सवाल उठा रहे हैं, ये तो पूछ सकते हैं आप कि 2 और 2 4 कैसे होते हैं बताइए, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि 2 और 2 5 कैसे होते हैं बताइए, तो थोड़ी दिक्कत होती है। आप जो मुख्य था कि स्पीकर विपक्ष को समय नहीं देते हैं, विपक्ष कहने के लिए था, सारा दारोमदार पूरी बहस से देख लीजिए तो वो सिर्फ राहुल गांधी का था। अब राहुल गांधी के जो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आरोप यही था ना, और सबकी स्पीच सुन लीजिए, कुल मिलाकर के बात वहीं जाती थी कि राहुल जी को बोलने का नहीं मिला। गोगोई भी यही बोलते रहे कि उनको अमित शाह जी ने बहुत साफ साफ बता दिया कि इतने सालों में इतना समय कांग्रेस को दिया गया है, आप कांग्रेस के नेता हैं। और यह भी बता दिया कि जब जब बजट प्रस्ताव हो या राष्ट्रपति का अभिभाषण का मुद्दा हो, जितने भी सीरियस मुद्दे हुए हैं उसमें कहीं भी राहुल गांधी नहीं रहे हैं। तो जब आप इस तरह की बात कहेंगे तो कम से कम तथ्य तो रखिए। आप 2 और 2 4 कैसे होते हैं इस पर तो बहस कर सकते हैं, लेकिन 2 और 2 5 कैसे होते हैं इस पर क्या बहस की जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, मैं खुद इस बात को मैंने पूरा देखा था। पिछली बार जब बिरला जी थे, राहुल जी ने 2 नाम लिए, बिरला जी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, इस पे बात आप नहीं नाम मत लीजिए। उन्होंने कहा अच्छा नहीं लूंगा। उसके ठीक 2 मिनट बाद फिर उन्होंने नाम लिया। अब आप सोच लीजिए, अभी जब बिरला जी कल आए एप्स्टीन फाइल की शुरुआत की, आप ये बताइए कि इतने बड़े मुद्दे पर जो भी हुआ, राष्ट्रपति ने भाषण दिया, उस पर था, बजट सेशन चल रहा है, बजट पे था, आप 3 दिन पूरा उस किताब को लेकर के, जिस किताब को आप पार्लियामेंट के बाहर लहरा रहे थे, लेकिन अंदर लेके नहीं गए, अंदर लेके आप नहीं, हिम्मत आपकी हुई। इसका मतलब आप जानते थे कि अंदर लेके जाएंगे हम फंस जाएंगे। तो जब वही बात होती है कि वन हु सीक्स रेमेडी, जिसे न्याय चाहिए, वो जरा सा खुले दिमाग से और सही वो तरह से न्यायप्रिय होकर के आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मन में कोई धोखा हो। और इसीलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि ये जो चीजें हुई, कंटेंट क्या हुआ चलिए छोड़ दीजिए, आपने डिवीजन नहीं कराया या कर लेते, और अगर सिर्फ उनको हटाना था तो फिर बहस की जरूरत क्या थी? आप सीधे वोटिंग करा लेते। बहस आपने इसलिए किया कि विपक्ष पूरे देश को बता सके कि हमें क्या क्या परेशानी है, क्या क्या है। आज हिसाब लगा लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। मैं तो मान लीजिए मुझे कोई भी कह सकता है कि मैं कांग्रेस विरोधी बात कर रहा हूँ। आप किसी कांग्रेसी से भी पूछ लीजिए, किसी आम पब्लिक से पूछ लीजिए कि इन 5 दिनों में किसने स्कोर किया। तो सवाल मुझे है कि जब आपको पता है कि आप फेल हो रहे हैं, इस बार नंबर आपके नहीं आएंगे, पास नहीं हो सकते, तो कम से कम कॉपी में ये तो मत लिखिए ना कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, अगर आप पास कर देंगे तो आपको 500 रुपया सदन दूंगा। में ये कहा गया कि एलपीजी पर राहुल गांधी बोलेंगे। नहीं, मैं एलपीजी पर आ रहा हूँ। 20 सेकंड आने के बाद वो सीधे एप्स्टीन की बात करने लगे, मैं- हरदीप पुरी की बेटी की बात करने लगे। मैं एलपीजी पर भी कह रहा हूँ। देखिए, अभी तो उस पर आप जब सेकंड आएंगे तो मैं भी बात रखूंगा। आप ये बताइए, इसके पहले मैं खुद बचपन में सुनता था, खा गई राशन पी गई तेल, यह देखो इंदिरा का खेल। ये नारा लगता था, खा गई राशन पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो ये क्राइसिस आई है, और वो तेल तो उसके लिए होता था जब अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे इंदिरा जी जिस पे भी हाथ रख देती हैं वो चीज़ गायब हो जाती है, तो मेरी कमर में दर्द है, मैंने कहा है कि जरा मेरी कमर पे हाथ रख दीजिए। यानी जो देश में चीजें थी उसके लिए ब्लेम किया जाता था। अब ये बताइए, इस देश में ट्रंप को नहीं पता था कि हार्मुज बंद हो जाएगा,
इस किसी देश ने में हाँ, किसी को नहीं पता था, सिर्फ मोदी को पता था कि हार्मुज बंद हो जाएगा और इसका उनको पहले से इंतजाम करना चाहिए था। ठीक है। मैं भी कहता हूं कि सरकार जो कह रही है कि कहीं गड़बड़ी नहीं, ऐसा नहीं है। असुरक्षा की भावना है, संकट है। जब 20% ऑयल दुनिया की सप्लाई रुकेगी तो हम कोई दुनिया से अलग नहीं है, संकट आया। प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से इसको गोल पोस्ट बदलने की बात है, कभी तो बिरला जी, कभी तो सीईसी, अब चलो ये मिल गया तो इसको उठा लो, तो मेरा ये कहना है कि कहीं से तो ये लगे कि किसी अब एक नेता मुद्दे पर प्रतिपक्ष हो। आपको राष्ट्र की चिंता है। यही मेरा सवाल इस जी। बात का है कि राष्ट्र की, पार्टी की चिंता ऊपर हो रही है राष्ट्र की चिंता से, ये बड़ा दुखद है। अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। डीयू में वो देखकर, जाति देखकर एडमिशन दिया जाता है। हमारी तो जेल की पुरानी परंपरा रही है। पंडित नेहरू जी जेल गए, कई समय तक जेल में रहे, उसके बाद तो कोई जेल नहीं गया। इनकी पीढ़ी कैसे जेल में हो जाती है? इस तरीके के स्टेटमेंट तब जब संसद चल रहा है, जनता के मुद्दे उठाने का समय है, आपको मौका दिया गया एलपीजी पे बोलने का, नोटिस आया कि एलपीजी पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, वो 20 सेकंड 1 मिनट नहीं बोले और वो एब्सटीन पे चले गए, हरदीप पुरी की बेटी की बात करने लगे और उसके बाद बिरला जी ने उन्हें बैठा दिया। दिल्ली की कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा, कारों में पीछे लिखा रहता है एक समाज का नाम, उसके बाद लिखा होता है 16 दूनी 8। राहुल जी के दिमाग में किसी ने यही बिठा दिया कि आपको विपक्ष को घेरना है तो 16 दूनी 8 करिए। तो सत्ता पक्ष इस पे बिल्कुल जवाब नहीं दे पाएगा और सही में जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छे अच्छे गणितज्ञ भी नहीं बता पाएंगे 16 दूनी 8 कैसे होता है। तो राहुल जी के साथ समस्या यही आ रही। अभी आपने कहा कि प्रियंका जी ने कहा कि एक ऐसा मेरा भाई व्यक्ति झुका है नहीं। जो कभी झुका नहीं। ये सही है। एक परिस्थिति होती है जब आप तन के खड़े होते हैं, एक परिस्थिति होती है जब आप फिसलते रहते हैं। तो फिसलने वाला व्यक्ति कभी तन के खड़ा नहीं रह सकता। राहुल गांधी जी को देखिए तो लगातार वो एक मुद्दा लेकर कुछ दूर दौड़ेंगे और उसके बाद फिर उस मुद्दे को छोड़ के दूसरा मुद्दा लेकर दौड़ने लगे। तो तन के रहने का मतलब ये हुआ ना कि जब आप किसी एक मुद्दे को लेकर तब तक लड़िए जब तक उसका समाधान ना हो जाए। अब जहां तक पेट्रोलियम पदार्थ की बात है तो उसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि भारत में भंडारण है 1.9 मिलियन टन और खपत है 2.8 मिलियन टन। तो यह असंतुलन है। तो इसको पूरा कैसे किया जाए? तो इसको पूरा करने के लिए ये कहा गया कि घरेलू गैस में कमी नहीं आनी चाहिए। अब उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो उद्योग गैस आधारित हैं, गुजरात में जैसे मोरबी में करीब 900 इंडस्ट्री ऐसे हैं जिसपे संकट के बादल आ गए। तो जो उद्योग गैस आधारित है उनके लिए समस्या पैदा हो गई। लेकिन सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा ये किसी भी घर का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए। तो क्या सरकार की ये मंशा खराब है? बिल्कुल खराब नहीं है। सर, ये सारे आंकड़े राहुल क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आते ही एप्स्टीन की बात करने लगे, एलपीजी भी बोलेंगे। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा राहुल गांधी पर भी बात हो जाए, कांग्रेस पर बात हो जाए। मैं बोला ना कि राहुल गांधी इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि राहुल 16 गांधी दूनी के 8 दिमाग में बिठा दिया गया है कि 16 दूनी 8 से आगे आपको नहीं पूछना। तो जब आपके दिमाग में एक चीज बिठा दी जाती है तो फिर आप उससे आगे पीछे नहीं जाते। वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल फेल हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी। ये कहते हुए मुझे संकोच लगता है, पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी एक बार चेक करा लेना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं पेट्रोलियम पदार्थ पे कि हम आज सिर्फ तेल और गैस पे चर्चा कर रहे हैं, जबकि यदि यही हालात रहे तो पूरे देश को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आने वाले समय में भारत किस संकट से जूझने वाला है। हमारा आयात निर्यात दोनों प्रभावित होगा। आज हम खाड़ी देशों पे 98,000 करोड़ का निर्यात करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा चावल निर्यात होता है। चावल निर्यात होता है सऊदी अरब, कुवैत, कतर में। और खाड़ी देश में आपके मालवा का, जयदीप जी के इलाके का गेहूं की सबसे ज़्यादा डिमांड है। और उसका कारण ये है कि पास्ता, दलिया और बेकरी का सामान उस गेहूं से सबसे बढ़िया बनता है। फिर आप आयात में आइए। आयात में फर्टिलाइजर का हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। चाइना से निर्भरता कम करके हम रसिया पे गए और रसिया से निर्भरता कम करके अब हम खाड़ी देश से ले रहे। तो उसमें सऊदी अरब से हम फर्टिलाइजर ले रहे। आज हमारे पास भंडारण यूरिया का 5.5 मिलियन टन है। 2.5 मिलियन टन हमारे पास डीएपी है। लेकिन अगली फसल के बाद तो हमें संकट आएगा ना। हम 2 लाख करोड़ की सब्सिडी देते हैं खाद पे,
ये सारी चीजें जो हमारे पास है, इन समस्याओं पे ध्यान देने की बजाय हम एपस्टीन को लेकर खड़े हो जाते हैं। तो विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार को सचेत करे, देश को सचेत करे, और सचेत करने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाए। विपक्ष जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने के बजाय, यानी नेता प्रतिपक्ष 16 दूनी 8 पे अटके हुए हैं, इसीलिए वो किसी भी इशू पे तन के खड़े हुए दिखाई नहीं दे पा रहे। करीब करोड़ से ज़्यादा लोग भारत के वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। वो आप समझ लीजिए कि वो जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं, उनको लाया जा रहा है। अब आपके ईरान में लाया से नहीं, मतलब वही अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। जो रेवेन्यू है, आप यूँ देखिए ना, और भारत सरकार लगातार मोबिलिटी पैक्ट कर रही है तमाम देशों के साथ, कि जिससे भारत के जो कुशल नागरिक हैं, कुशल श्रमिक हैं, उनको दुनिया के तमाम देशों पे काम मिल सके। सर, इतने सारे मुद्दे हैं। अगर हम इस कार्यक्रम में इस तरह के मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, तो सदन में जब नेता प्रतिपक्ष जाते हैं तो वो क्यों एप्स्टीन की कहानी कर रहे हैं, और सदन में उनको समय मिल रहा है, वो कीमती समय जिसके लिए कि पूरा 5 दिन लड़ते रहे कि उनको समय नहीं मिला, उनको समय नहीं मिला, और समय दिया गया तो आपने एलपीजी, आम लोगों पे, महंगाई पे मात्र 20 सेकंड बोला, और तीसरे सेकंड में आप चले गए एप्स्टीन पर, और सदन के स्पीकर ने कह दिया कि आप बैठ जाइए, इस पर बात नहीं करनी क्योंकि विषय ये नहीं। देखिए, लब्बुल अब ये है कि हम लोगों का जो अभी पिछली जो बातचीत अभी सब मित्रों ने की, हिसाब से तो राहुल गांधी को तो इस देश में रहने का हक है नहीं, क्योंकि वो सबसे निकम्मे नकारा हैं। ये जब वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो कितने दिन संसद नहीं चलने दी थी तत्कालीन विपक्ष ने, और आखिर नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। क्या था वोल्कर कमेटी का? कुछ असर हुआ वोल्कर कमेटी का? कोई भारत के जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा था? कोई ठेले वाले, रिक्शे वाले, किसान से जुड़ा मुद्दा था? और तब तो बड़े बड़े दिग्गज थे विपक्षी नेता, अडवाणी जी थे, सुषमा जी थी, सारे लोग थे, और दोनों हाउस नहीं चलने दिए थे, आखिरकार इस्तीफा दिया। आज कुछ हुआ वोल्कर कमेटी का? तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीजें जो है, राहुल गांधी का एपस्टीन का मुद्दा उठा रहे थे, एपस्टीन का मुद्दा है भाई, दुनिया भर में है, इस्तीफे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, हमारे यहाँ मंत्री जगह नहीं, सरकार चर्चा कहाँ कर रही है उस मुद्दे पे? जैसे एपस्टीन का नाम आता है रिकॉर्ड से हटा दीजिए, जैसे एपस्टीन का नाम आता है मत बोलिए। सर, वो समय कांग्रेस की तरफ से दिया गया था, नेता प्रतिपक्ष एलपीजी संकट, आम लोगों की महंगाई से जूझने पर बोलेंगे। समय तो दिया जाता है प्रधानमंत्री जी को, कुछ जो चले जाते हैं नेहरू जी पर, तो क्या करेंगे आप? सब नेता बोलते हैं, जो जिनका मुद्दा होता है, जब समय मिलता है उनको, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पहले। अच्छा, हम लोग अमित शाह भाषण की तारीफ का बहुत अच्छा भाषण दिया, हम भी मानते हैं। मनीष तिवारी ने कितना अच्छा भाषण दिया, कितने इंस्टेंस गिनाए उन्होंने कि कैसे कैसे विपक्ष के साथ जो है वो हुआ। गौरव गोगोई के भाषण में कितने तथ्य थे, कोई जिक्र कर रहा है? तो हमारी दृष्टि में तो एकांगी हो गई है। अमित शाह जी ने अच्छा भाषण दिया, निश्चित रूप से सरकार की तरफ से उन्होंने सर रखे, लेकिन विपक्ष से भी अच्छे भाषण हुए हैं। मैंने पूरे भाषण मनीष तिवारी का सुना, गौरव गोगोई का सुना, महुआ मोइत्रा का सुना, और तमाम लोगों के भाषण सुने हैं, कीर्ति आजाद। तो अब अगर मान लीजिए वो आया मामला जिसमें राहुल गांधी का जिक्र किया गया, तो नाली की गैस का मामला भी आया, उस पर कौन है? तो विद्वताएं सबके सामने आती हैं। इसलिए हम देखें एक तरफ, तो हम क्या करें, एक हमें दिखाइए किधर पड़ता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब सारी जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल दीजिए। विपक्ष डीएपी की चिंता करे, विपक्ष ये चिंता करे, सरकार कोई चिंता न करे। अरे भाई, सरकार चिंता कर रही है, 4 दिन बाद क्यों भेजा आपने सेक्रेटरी को शोक व्यक्त करने? तब भेजा तो विपक्ष का ही दबाव था, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही थी। आज अगर ईरान आपको दे रहा है सिलेक्टिव अनुमति, तो क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने शोक तक व्यक्त नहीं किया, निंदा तो छोड़ दीजिए, उन बच्चियों के मरने तक भी शोक नहीं व्यक्त किया। अमेरिका में 40 सेनेटर जांच की मांग कर रहे हैं, वो देशद्रोही नहीं है वहां पर। और स्पेन, फ्रांस, जर्मनी वो निंदा कर रहे हैं। मिलेनियम ने तो जबरदस्त निंदा की है। पाकिस्तान निंदा कर रहा है, हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ फीडबैक ये था कि 2 दिन में तो ईरान को निपटा देंगे, और उसके बाद इजराइल और अमेरिका का राज होगा ईरान पे, फिर हम देख लेंगे। वो उल्टा पड़ गया। तो सवाल ये है कि थोड़ा सा अपने उसमें भी झांकना चाहिए अंदर में, कि हरदीपुरी ने तो स्वीकार किया है ना एपस्टीन से अपने संबंधों को, और सारी चीजें सामने आई हैं। तो क्या एनडीए सरकार के, यूपीए सरकार के समय आप खाली मंत्री की बात करने पे इस्तीफे मांग लिया करते थे वहां, तो अब आप सरकार ने तय कर लिया कि फिर सुनना ही नहीं है,
तो सुनना नहीं है तो ठीक है, चलने दीजिए। तो मैं कोई उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विपक्ष भी क्या करे, सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे डाल दीजिए। लेकिन ये जरूर है कि फिर मैं इस पे आ रहा हूँ, जैसे अभी भाई हमारे अवधेश जी ने लिंगदो का उदाहरण दिया कि लिंगदो ने क्या बयान दिया था और वो बयान दिया था, उसके जवाब में मैं वो आज उस प्रकरण में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि कई बार मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जब कोई विपक्ष प्रस्ताव रखता है अगर, तो अपनी सारी बात करता है, जो बात उसको पहले नहीं कहने दी जाती वो कहता है कि उसको लगता है यही मौका है। और उसके बाद अब क्या निशिकांत दुबे ने नोटिस देकर के वो किताब का जिक्र किया था, जिसपे नेहरू जी और इंदिरा जी पे क्या क्या वो नोटिस दिया था उन्होंने, तब चेयर ने क्या किया था, वो हटाया गया क्या रिकॉर्ड से? तो जब इस तरह की चीजें सामने होंगी तो हम कैसे एक पक्ष को दोषी ठहरा देंगे? फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिस तरीके से सर पूरी चर्चा हो गई कि राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, समय मिलने पर भी उस तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी भी जिस तरीके की बातें वो डीयू की जाति ले आ रहे हैं, वो कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हो, पैरेलल पीएम हो, इसलिए भी शायद हम इतनी उनकी चर्चा भी करते हैं, इतनी उनकी बात भी होती है। राहुल के आरोप, सरकार का जवाब कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इस वक्त हर वक्त ही रहती है, पर इस वक्त जितनी मजबूत नेता प्रतिपक्ष की जरूरत देश को है उतनी शायद ही पहले कभी रही, क्योंकि मैं तो इस समय की राजनीति को जितना अभी देख पा रहा हूं उतना तो पहले सभी ने देखा होगा। अभी जो परिस्थितियां हैं वो मांग करती हैं कि ऐसा व्यक्ति हो जो समझदार हो और किन मुद्दों को कितना उठाना, कहां सरकार का सहयोग करना और कहां सरकार को बैकफुट पर ले जाना, ये बहुत समझदारी का निर्णय और वो बनाने और बिगाड़ने का खेल है। कुछ संजीदा मुद्दे हैं जहां राष्ट्र है, राष्ट्र की चिंता है, राष्ट्र के साथ खड़ा होना है और खड़े होते हुए न केवल होना है, दिखाई भी देना है मजबूती से, न केवल देश के लिए, आपके वोटरों के लिए भी। मैं तो इतना कह रहा हूं, देश की खातिर नहीं, अपनी सत्ता चलाने और वोट की खातिर इस संजीदा मसले को समझ लीजिए। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां बुरी तरह घेर कर आप सरकार, क्योंकि सरकार खुद परेशान है, सरकार के माथे पर शिकन है, उस शिकन को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, यह आपकी राजनीति का परिपक्वता है। उस शिकन को गहरा करते हुए सरकार को हमेशा बैकफुट पर रखे रहना की जो कला होती है वो परिपक्व राजनीतिज्ञों को आती है। कांग्रेस में ऐसे राजनीतिज्ञ हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो हाशिए पर हैं, वो आपस की खींचतान में लगे हुए हैं, उनकी पावर वैसी रही नहीं जैसी वो पहले थी, उनकी धार भी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। एक परिपक्व और नासमझ बालक की वो कहते हैं कि बड़े अस्पतालों में बोर्ड पढ़ो तो दलित डॉक्टर, अरे वहां भाई आप अगर -40 पे उसको एंट्री दे रहे हो और वो बड़े अस्पतालों में नहीं जा पा रहे तो बल्कि साबित हो रहा है ना कि आरक्षण गलत है, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप लॉजिक से मुद्दे उठाइए, कुछ मुद्दों पर सरकार का जबरदस्त तरीके से सहयोग कर दीजिए, सरकार खुद शर्मिंदा हो जाएगी। और कुछ मुद्दों पर सरकार को ऐसा घेर दीजिए कि वो हमेशा तनाव में रहे कि यार ये कब घेर देगा। और ये कला तो मैं यहां बैठकर नहीं सिखा सकता खबरों खिलाड़ी में, ये उनको सीखनी पड़ेगी, ना मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल उस पर जितनी मेरी समझ है वो छोटी भी हो सकती है और मैं ये भी कह रहा हूं वो गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मेरी समझ है उस पर बात रखने का ये मुझे वक्त मिला है तो मैं रखूंगा। इस देश को इस वक्त मुखर विपक्ष की, अच्छे स्वरों की, जो समझदारी से जनता के मुद्दे भी उठाएं, जो एक तरफा निर्णय हो रहे हैं, जो थोड़ा डिक्टेटोरियल अप्रोच हो रहा है, जो कुछ मंत्रालय कुछ मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे उनसे अपेक्षा की जाती है, उसको जब ठीक से घेरा जाएगा तो मुझे लगता है या तो सरकार सुचारू हो जाएगी या जो मुद्दे उठा रहा है वो मजबूत हो जाएगा। दोनों में से एक तो होकर रहेगा, लेकिन उसका सलीका आना चाहिए। तो फिलहाल सदन का सत्र तो चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही चर्चा का केंद्र हैं। देखना यह है कि सोमवार से जब वापस सत्र की शुरुआत होगी तो मुद्दा बदलेगा या फिर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, यही केंद्र में मुद्दा बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए।